मध्यकालीन भारत फेडरल इंडिया आरआरबी के एग्जाम में तो देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन एक एक करके कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है फारसी विद्वान अल बरूनी जो है अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था। ठीक है, पहला सवाल है, ये क्वेश्चन आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको बताना फारसी विद्वान जो है वो क्या पॉसिबल है, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर सिकंदर, क्या होगा। देखो सिकंदर तो मध्यकालीन में आया ही नहीं दोस्त, ठीक है ना, सिकंदर तो मध्यकालीन में आया ही नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के समय ये था नहीं। दो कंफ्यूजिंग नाम है, गजनवी और गौरी। तो पहले तो गजनवी आया था और बाद में कौन आया था, बाद में गौरी आया था। कुछ ज्यादा ही वाइड है यार ये। पहले गजनवी आया था और बाद में कौन आया था, गौरी आया था। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इन्होंने, कौन सा, इसका नाम क्या है, अल बरूनी। ये कौन है, अफगानिस्तान पे इसके मतलब इसके साथ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए पे क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद, जो पहले आया था उसी के साथ था। ठीक है, इसने भारत में जो सोसाइटी है ना, जो इंडियन सोसाइटी, उसके बाद बहुत ज्यादा इसने क्या किया था, रिसर्च किया था। इसने किताब भी लिखी थी, तहकीक हिंद करके किताब लिखी थी, शायद बुक्स वगैरह लिखी थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। यह युद्ध कहां हुआ था, बताओ भाई। पहला तो युद्ध था, देखो सुनो, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, याद है। तो गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान में तीन, देखो गौरी की टोटल 3 लड़ाइयां हुई थी। पहला तराइन का पहला युद्ध, फिर तराइन का दूसरा युद्ध, फिर चंदावर का युद्ध। पहला किसके बीच में हुआ था, गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता, पृथ्वीराज चौहान जीत गया। फिर दूसरे में कौन जीता, गौरी जीता। तीसरे में कौन जीता, तीसरा था गौरी वर्सेस कौन, जयचंद। कौन था, कौन जीता, गौरी। ये हुआ था जो ये तराइन का पहला युद्ध था, ये कब हुआ था, 1191। ये हुआ था 1192। और ये 93 छोड़ के हुआ था 94। ठीक है ना। तो पहले में पृथ्वीराज चौहान जीता, दूसरे में गौरी, तीसरे में गौरी। कह रहे क्या मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दूसरे युद्ध में, दूसरा युद्ध कौन सा, तराइन का दूसरा युद्ध। यह युद्ध कहां हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था कहां पे, तराइन में हुआ था। ठीक है ना। अगला नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन है, 1192 में हुआ था, मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अगला, सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी, मतलब किस साल वो जो है वो शासिका बनी, उसका रिजीम कब से शुरू होता है, ये पूछा हुआ है आपसे। पहली बात तो आपको पता है कि सल्तनत काल जो है गई, सल्तनत काल में सबसे पहला वाला जो वंश आता है वो कौन सा वंश आता है, सल्तनत काल का सबसे पहला जो वंश होता है गाइस, उसे हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, है ना भाई, यानी कि गुलाम वंश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, गुलाम वंश कहते हैं। उसके बाद अब तो गुलाम वंश में बहुत सारे हमने पढ़े थे सीक्वेंस। तो गुलाम वंश में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे ये वंश आगे बढ़ा और उसमें एक पहली महिला शासिका आई, कौन, जिसका नाम था, ये किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की। ठीक है ना। तो ये कब शासिका बनी है, ये बनी है 1236 में, यानी कि थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग, रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी और वह भारत की पहली प्रथम महिला
सुल्तान थी, ठीक है, फीमेल। नेक्स्ट, ममलूक साम्राज्य का कौन सा शासक 1236 से 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर रहा? पहली बात तो ये जो आपने स्लेव डायनेस्टी पढ़ा है, इंग्लिश में तो एक ही नाम है, क्या है इसका? स्लेव, लेकिन हिंदी में इसको दास भी कहते हैं, इसको गुलाम भी कहते हैं और इसको ममलूक भी कहते हैं। दास, गुलाम और ममलूक वंश भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने पढ़ा रजिया सुल्तान कब बढ़ी थी? कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि 1236 में बैठा, तो 1236 में कौन बैठी थी? रजिया गुंडों में फंस गई 40 के बाद, क्योंकि 40 तक तो सुल्तान ही थी, ठीक है ना। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ ये वाला। दास वंश की स्थापना किसने की थी? अभी हमने डिस्कस किया था कि दास वंश की स्थापना किसने की थी? हाँ भाई, दास वंश कह लो या फिर क्या कह लो आप इसको, या फिर क्या कह लो उसको, ममलूक वंश, है ना। तो इसकी स्थापना जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी भाई? 1206 में। ये किसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये गौरी का गुलाम था। किसका था? गौरी का गुलाम। जैसे ही गौरी की डेथ हुई, ये राजा अपने आप को डिक्लेयर कर देता है, ये गौरी का गुलाम था, दास था, यूं कह लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? एक ही बात है, कुतुबुद्दीन। अच्छा, इसकी डेथ कैसे हुई थी भाई? इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? गुलाम, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी घोड़े से ना, गेम खेल रहे थे। कौन सा गेम? एक हॉर्स पोलो करके गेम थी ना, चौगान, जिसमें वो लोग घोड़े, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कभी। एक मूवी है साउथ इंडिया की, उसमें भी दिखाया गया है, जिसमें खजाना खोजने पाकिस्तान जाता है, शायद देखा होगा मैं भी। हाँ हाँ, जैसे होता है कोई मुर्गी पड़ी हुई है, वो भाला लिया हुआ है घोड़े पे, और आते हुए उसको जो है भेजते हुए जा रहा हूँ, मुर्गी इधर तो भाग रही है। सच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। रियल, ये क्या मूवी का नाम है? साउथ इंडिया की है ना। हाँ हाँ हाँ, खजाना लेने के लिए शक्ति कपूर भी होता है। हाँ ठीक है, तो चौगान खेलने वक्त ये गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है इसकी? 1210 में, ठीक है ना। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं। जो क्या, ये भी 4 साल, हाँ ये भी 4 साल ले जाता, बट इसका रीजन क्लियर था। ऐसा नहीं कि इसको लोग ऑब्जेक्शन कर रहे थे या ये कमजोर राजा था, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको लाख बख्श भी कहते हैं, हमने कहा था ना। इसको क्या कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते हैं। क्यों कहते हैं लाख बख्श भाई? क्योंकि ये लाखों का क्या करता था? डोनेशन देता था। लाखों का क्या करता था? पहले जनता से लूटता था, फिर जनता को ही दान देता था, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। इसमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली के संस्थागत के रूप में लागू किया गया? Who among the following institutionalized the एकता system in Delhi सल्तनत? एकता क्या है भाई? एकता, ये जो एकता है ना गाइस, ये जो सरकार होती थी ना राजा का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसका रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए जो होता था वो होता था, ठीक है ना। जैसे मान के चलो कोई मान लो मैं राजा हूं भारत का, और मैंने कहा कि भी दिल्ली का इनको जो है मैंने अपॉइंट कर दिया दिल्ली के लिए। ये बंदा क्या करेगा कि दिल्ली में जो भी टैक्स कलेक्शन होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से, और जो दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो कौन कौन हैंडल करेगा? ये बंदा, और किसको रिपोर्ट करेगा? तो जो बंदा जिसको अपॉइंट करते हैं उसको मुक्ति कहा जाता है। मतलब ये बंदा क्या कहलाएगा? मुक्ति। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एकता प्रोसेस कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कब लागू हुआ? 1226 में। और इसको किसने लागू किया? इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश जो है ना, किसका गुलाम था पता है आपको? ऐबक का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और ऐबक किसका था? गौरी का। यानी कि ये गुलाम का गुलाम है, दास का दास है। इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहते हैं? दास, दासों का दास कहते हैं, स्लेव ऑफ स्लेव्स कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ जिसे कहा गया एकता, है ना। उससे पहले सिस्टम नहीं था। सल्तनत काल में पहली बार ये सिस्टम आया कि राजा किसी को अपॉइंट कर देगा, वो बंदा वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा और वहां का रेवेन्यू देखेगा,
ठीक है, कुछ वो भी बंदा रखेगा, कुछ राजा रखेगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट। अमीर अल ख्याल एक अरबी उपाधि है, मतलब ये एक तरह का टाइटल है गाइस। अमीर अल ख्याल क्या एक तरह का टाइटल है। जनरली ट्रांसलेट टू द कमांडर ऑफ द फेथफुल, मतलब ये उसके लिए होता था, उस कमांडर के लिए होता था जो कैसा होता था, फेथफुल होता था, मतलब कि जो विश्वास के लायक होता था। तो ये उपाधि किसको दी गई थी? मुइजुद्दीन बहराम, जमालुद्दीन याकूत, मलिक इख्तियार उल दिन अल्तुनिया या नसीरुद्दीन महमूद। देखो सुनो, ये जो अमीर ख्याल है, अमीर ख्याल बोले तो क्या, जो फेथफुल है आपका ना, तो ये इख्तियार उलुद्दीन अल्तुनिया को दिया गया था। अल्तुनिया वो जो रजिया ने जिससे शादी की थी ना, अल्तुनिया का शासक था, है ना, तो उसको दिया हुआ था इसने, मतलब जो भरोसे के लायक था उसकी वजह से। मतलब ये जो बंदा है, ये जो अल्तुनिया है बेसिकली, ये किसके टाइम पीरियड, किसके रिजिम से जुड़ा हुआ है? ये रजिया के रिजिम पीरियड से जुड़ा हुआ है ये, किसी और से नहीं। अगला, सल्तनत काल की अवधि किसके बीच में माना जाता है? सल्तनत काल का ड्यूरेशन कहां से कहां तक माना जाता है? हाँ जी, दिल्ली सल्तनत की अवधि जो है गाइस, कब से शुरू होता है दिल्ली सल्तनत? 1206 से लेकर कहां तक रहता है? 1500। तब इसके बीच में कितने वंश आते हैं? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, है ना भाई? ठीक है, और इसके बाद 1526 से क्या शुरू हो जाता है? मुगल अंपायर शुरू हो जाता है, जो कि 1526 से लेकर कहां तक रहता है? 1857 तक रहता है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1206 से लेकर के 1526 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले की बात करते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना भाई? रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये। अगले नेक्स्ट की बात करते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? ठीक है ना, तो स्लेव थी। इस वंश का नाम स्लेव क्यों है भाई? क्योंकि ये सारे के सारे इसमें सारे के सारे स्लेव ही हैं, कोई नहीं किसी का। मेन मेन जो लीडर थे स्टार्टिंग के वो सारे के सारे क्या थे? दास थे। इसी की वजह से इसका नाम क्या कर दिया? दास वंश या गुलाम वंश या ममलूक वंश। क्या नाम है तीसरा इसका? ये जो ममलूक है ना गाइस, ममलूक है, एक्चुअली ममलूक है। ये अरबी भाषा का शब्द है, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है नाम। नेक्स्ट की बात करते हैं। जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? लगभग 84 वर्ष तक, 84 वर्ष, सबसे ज्यादा तो कौन सा वंश था भाई? 84 ईयर्स, कौन सा होगा इसका आंसर? स्लेव है, ठीक है ना। 84 ईयर्स। वो जो खिलजी विलजी था ना, खिलजी नहीं, और जो खिलजी तो था ही नहीं पहली बात तो, ठीक है ना। बाकी के जो वंश है ना, तुगलक सही है, उनका टाइम पीरियड थोड़ा अलग अलग था, लेकिन ज्यादा था तुगलक का। लेकिन यहाँ पे इसने बोला कितना? 84 ईयर्स, यानी 1206 से लेकर के कहां तक भाई? 84 आप जोड़ दो तो 1290 तक, बलबन के टाइम तक, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं, और क्या कह रहा है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? तो
कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान, ममलूक वंश है ना, मामलुक वंश या ममलूक वंश। नेक्स्ट इज डैश इश्यू में, पर डैश लगा हुआ गाइस, डैश इश्यू में कुतुबुद्दीन ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया और दास वंश की स्थापना की 1206 में। हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या कह रहा है तुगलक। हाँ जी, रहला पुस्तक गाइस मैंने आपको बताया था ना, रहला पुस्तक को किसने लिखा था? मोरक्को से जो यात्री आया था, मोरक्को से कौन आया था भाई? मोरक्को से आया था इब्न बतूता। कौन आया था? इब्न बतूता आया था। और किसके कारण, किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है ना। और कब आया था? 1333 में आया था, ठीक है। जो कहानी मैंने आपको बताई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। ये अफ्रीका, मोरक्को से आया था। मोरक्को जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं और क्या कह रहा है आपका? कुतुब मीनार के निकट अलाई मीनार का निर्माण करने की इच्छा किस शासक ने की थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका? इसका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका, बताइए क्या हो सकता है? इल्तुतमिश। और कुछ? पहली बात तो देखो, ये जो आपका क्या नाम है, कुतुब मीनार की जो नींव है ना, कुतुब मीनार की जो नींव है, उसको रखने का क्रेडिट किसी और को जाता है, उसको कंप्लीट करने का क्रेडिट किसी और को जाता है, ठीक है ना। तो अलाई मीनार की बात कर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई मीनार कह लो, ठीक है, वहीं पे बनी हुई है, आधी बनी हुई है, अभी भी आधी ही है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, आ जाओ। निम्नलिखित में से किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? भाई सीरी का किला का निर्माण, देखो पहली बात, सैनिकों पे ध्यान देता कौन था? अलाउद्दीन देता था। कौन देता था? अलाउद्दीन। खिलजियों का परचम बुलंद रहे, ठीक है। और ये जो अलाउद्दीन दी थे, ये क्या करता था? सैनिकों का हुलिया लिखता था। क्या लिखता था ये? सैनिकों का हुलिया लिखता था। मैंने कहा था ना, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी तो वो लिख लेगा, कटा वटा तो लिख लेगा, ताकि सैनिक रिप्लेस ना हो। दूसरी बात ये, और घोड़ों को क्या करता था ये? दागने का प्रोसेस रखता था, तो है ना, दाग प्रोसेस फॉर हॉर्सेस टू आइडेंटिफाई द हॉर्सेस, है ना। उसको ये तक डाउट था कि कहीं दुश्मन जो है घोड़े ना रिप्लेस कर दें, है ना, तो इस बात का डाउट था। इसके अलावा और क्या करता था भाई ये? भाई कैश इन हैंड सैलरी देता था। सैलरी हमेशा कैसे देता था? इससे पहले सैलरी एकता प्रणाली से दी जाती थी, कि भाई आपको जमीन दे देंगे, आपको टैक्स लेना है, कुछ हमें देना है, कुछ आपको रखना है, लेकिन जब लड़ाई होगी आपको आना पड़ेगा, कैश नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या देता था ये? प्रॉपर कैश दे करके अपने पास ही रखता था, ठीक है, ये सारी चीजें। तो इसी ने एक बिल्डिंग बनाई, जिसका क्या नाम क्या था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन। इसके कई सारे अभियान थे, इसमें एक चित्तौड़गढ़ का अभियान में पड़ा था ना, खिजराबाद कर दिया था, उसके बेटे ने नाम बदल के, है ना, खिजर उसको। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये सारे क्वेश्चन है जो इसके थे। खिलजी वंश के और भी क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, फिलहाल अब थोड़ा नेक्स्ट आगे देखते हैं।
ओके आ जाओ भाई नेक्स्ट। देखो लास्ट क्लास में ना हम लोग तुगलक वंश तक कर चुके थे, अब हमें करना है क्या, सैयद वंश। तो थोड़ा सा करते हैं इसको भी, पीवाई क्यू भी और लगा लेंगे खिलजी वंश के बाद। देखो सुनो, सैयद वंश जो है गए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं इसका टोटल टाइम पीरियड। इसमें सबसे पहले खिज्र खां आया है, ठीक है ना। तो देखो हुआ क्या था मैं बताता हूँ। सैयद डायनेस्टी जो है 1414 से लेकर कहां तक रही, 1451। इसमें पहला राजा कौन बना, खिज्र खां। दूसरा राजा कौन बना, मुबारक। तीसरा बना मोहम्मद और आलम शाह। तो जितने भी शाह हैं वो इसी में ही है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो पीछे हमने पढ़ा तुगलक वंश, और इसके बाद क्या आया, सैयद वंश। तुगलक वंश जब गया ना तो उसके साथ भारत पे अटैक हुआ था मोहम्मद, इसका क्या नाम है ये, तैमूर लंका। किसका अटैक हुआ था, तैमूर का अटैक हुआ था। और तैमूर जब यहाँ से लूट पाट कर गया ना, अभी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद दिल्ली कई सालों तक वीरान रही। तो जब तैमूर लंग यहाँ से गया तो वो इसको बिठा के गया था, खिज्र खां को बिठा के गया था कि भाई तू बैठा रहा और मेरे को टैक्स देता रही हो, ठीक है ना, बदले में तू भी यहाँ पे सरवाइव करेगा, ठीक है। तो ये चला गया और इसने इसको राज्यपाल बना दिया, ठीक है। किसका राज्यपाल बनाया था इसको, मुल्तान का, जो पाकिस्तान में ना वो वाला। लेकिन इसने फिर दिल्ली पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना कर दी। उधर वो भी मर गए, जैसे ही इनके जो राजा थे वो मरते थे, ये अपना अपना को फ्री घोषित कर देते थे, ठीक है। संस्थापक खिज्र खां ने कोई शाही उपाधि धारण नहीं की, मतलब कोई इसने कोई टाइटल होल्ड नहीं किया। हालांकि इसने पंजाब, दिलापुर, सूरत कुछ हिस्सों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने जौनपुर, मालवा, गुजरात, खानदेव, बंगाल और दक्कन को भी खो दिया। उसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ रहा, कोई फायदा नहीं हुआ। 1421 में इसकी क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। और इसका पुत्र मुबारक शाह जो है उसका उसका जो है ना हेरिडिटरी, उसका वंशज बन जाता है, उसका उत्तराधिकारी बन जाता है। तो खिज्र खां के बाद अगला कौन आया, देखो इससे कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता। पहला क्वेश्चन ये आता है कि जिस समय तैमूर लंग का आक्रमण था, तैमूर लंग के जाने के बाद कौन सा वंश बना है, ये है ना, और इसको संस्थापित करने वाला खिज्र खां है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब ये जो खिज्र खां इसके बाद चला गया, इसके बाद इसका बेटा बना कौन, जिसका नाम है मुबारक शाह। और ये एरिया देखो जो बहुत बड़ा हो गया था वो सिकुड़ करके क्या हो गया, धीरे धीरे वापस से छोटा हो गया। अब दिल्ली सल्तनत सिर्फ इतना है फिलहाल, ठीक है। अब बात करते हैं मुबारक शाह की भाई, ठीक है। तो लगभग लगभग कितने साल, 13 ईयर्स, कितने साल, 13 साल इसने शासन किया। पहली बार हिंदू कुलीनों को दिल्ली दरबार में नियुक्त किया। मतलब जो रिच हिंदू होते थे ना, उनको रिच होने के बावजूद भी उनको दिल्ली के ये सुल्तान के दरबार में नहीं बुलाया जाता था, ठीक है ना। तो इनको बुलाया गया। आगे उसने जमुना नदी के तट पर मुबारकाबाद नामक एक शहर की स्थापना की। उसने लाहौर के गवर्नर बहलोल लोधी को मदद से मालवा और शासक को मालवा के शासक को डाउन कर दिया। इसने क्या किया, ये जो बंदा था इसने लाहौर का जो गवर्नर था उसकी हेल्प ली, क्या नाम था उसका, बहलोल लोधी। और उसने जो मालवा का राजा था उसको क्या कर दिया, मालवा ये साउथ की बात कर रहा हल्का सा, उसको डाउन कर दिया, ठीक है। ये वाला जो मालवा का इलाका, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आया मुबारक शाह। मुबारक शाह ही चल रहा है। मुबारक शाह के भतीजे, एक मिनट, मुबारक शाह तो हो गया ना, मोहम्मद शाह होना चाहिए ना भाई। 1421, अच्छा नहीं दूसरा ही चल रहा है अभी। यह हमेशा साजिशों के खिलाफ लड़ने में व्यस्त रहा और धीरे धीरे अपने रईसों पर नियंत्रण खो देता है। बहलोल खां लोधी सब पर हावी था। 1445 में मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है, ठीक है ना। और बहलोल लोधी द्वारा प्राप्त की गई सहायता से उसने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया, खाना।
कुछ खास नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? इसके बाद है आप देखो सुनो, ये ना इसमें ना गलत गलत लिख दिया। ये ना होना चाहिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे मोहम्मद शाह होना चाहिए, ठीक है ना, मोहम्मद शाह होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद शाह की कोई खास अचीवमेंट नहीं है, मेन हमारा यही था जो चल रहा था। खाने खाना की टाइटल होती है जो आगे भी मिला हुआ है सबको। लास्ट राजा कौन सा आता है इसमें? आलम शाह, ठीक है। 1445 में मुबारक शाह की जो डेथ हो जाती है, उसके पुत्र आलम शाह ने उसका उत्तराधिकारी बनाया। और जब 1451 में दिल्ली के शासक की मृत्यु हुई तो बहलोल लोदी ने औपचारिक रूप से खुद को ताज पहनाया। मतलब बहलोल लोदी बेसिकली कौन है? आपने देखा होगा अभी पीछे जब हम पढ़ रहे थे, गवर्नर था। हाँ बहुत अच्छे, गवर्नर था। तो गवर्नर की सहायता ली थी ना इसने। ये गवर्नर चुपचाप था क्योंकि ये लोग दिल्ली के सुल्तान थे। जैसे ही ये खत्म होते हैं, वो जो गवर्नर है जिसका क्या नाम है, बहलोल, ये नया वंश क्रिएट कर देता है आकर के। बहलोल लोदी जो है वो नया वंश क्रिएट कर देता है, ठीक है ना। और एक नया राज्य बनाता है, इसका क्या नाम था, लोधी वंश था, ठीक है ना। अब देखो दिल्ली सल्तनत जो है वो फिर से छोटा हो जा रहा है। अब देखो ये बहलोल लोधी या बहलोल, बहलोल ही होगा यहाँ पे, बहलोल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये लोधी डायनेस्टी है बेसिकली, ठीक है। अब क्या कहना चाह रहा है, लोधी डायनेस्टी का कहां से कहां तक है? 1451 से लेकर के 1526 तक है। मतलब मात्र, मात्र क्यों, अच्छा खासा टाइम है यार ये तो। ये लगभग लगभग कितना, 49 और 75, 75 साल शासन किया उन्होंने, सही। लोधी सल्तनत के काल के अंतिम शासक परिवार थे। सल्तनत काल का लास्ट रिजीम था ये, लास्ट फैमिली थी ये। इसके बाद से सल्तनत का काल क्या हो गया, खत्म हो गया। लोधी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी है। कौन है? बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी पहले अफगान शासक थे, जबकि उनके पूर्ववर्ती सभी तुर्क थे। मतलब ये जो थे, ये कौन थे, ये जो लोधी वंश था, ये सारे के सारे क्या थे, अफगान थे। ये अफगान से बिलोंग करते थे, ये आपको अफगानी कहते थे। लेकिन इनके जो असेंटर्स, जो इनके पूर्व के लोग थे, जो पहले के थे पूर्वज, वो सारे के सारे क्या थे, तुर्क थे। वो तुर्क तुर्क से आए थे। नेक्स्ट देखो आप लोग, अब आगे बहलोल लोधी जो है वो 1400, ये कौन है,
ये बेसिकली अफगान रईस चाहते थे कि सुल्तान उनके साथ एक पूर्ण सम्राट के बजाय समान भागीदार के रूप में व्यवहार करे। जब ये बहलोल लोदी राजा बना तो जो जो अमीर लोग, जो रईस लोग इसको सपोर्ट करते थे ना राजा को, वो चाहते थे कि वो ये राजा की तरह बिहेव ना करे, वो कैसे बिहेव करे कि नॉर्मल, है ना, मतलब सम्राट की बजाय समान भागीदार, मतलब पार्टनर की तरह बिहेव करे। उन्हें खुश करने के लिए बहलोल प्रचार ने घोषणा की, बहलोल ने घोषणा की कि वह खुद को अफगान साथियों में से एक मानते हैं, ना कि राजा। हाँ, अच्छा, इसके लिए ये एग्री भी कर गया, जो ये चाहते थे उसके लिए एग्री भी कर गया, और उसने ये कहा कि मैं राजा नहीं हूं, बल्कि मैं एक आप में से ही एक हूं, कॉमन हूं, मतलब कि राजा नहीं हूं। ठीक है। और इसके समय में कुछ विद्रोह हुए, जो मेवात हमने अभी डायग्राम में देखा, और दुआब वगैरह जो पंजाब की 5 नदियां बहती हैं उस वाले इलाके में विद्रोह हुए, जिसको विद्रोह का मतलब क्या है, रिवोल्ट हुए। उन रिवोल्ट को उसने क्या कर दिया, सुप्रेस कर दिया, मतलब दबा दिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात देखो आप लोग, नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1476 में गए। अब धीरे धीरे ना इसका एरिया वापस से बढ़ने लग जाता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, 1476 में इसने जौनपुर के सुल्तान को हराया, है ना। जौनपुर कहां पे, यूपी में। इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत में आ गया। वह बंगाल, गुजरात, दक्कन पर फिर से कब्जा करने में विफल रहा। लेकिन इसने जौनपुर को तो मिला लिया, लेकिन बंगाल को नहीं जीत पाया, दक्कन को नहीं जीत पाया, है ना, गुजरात को नहीं जीत पाया, उसमें फेल हो गए। ठीक है, इसने क्या किए, इसने जो है तांबे के सिक्के यानी कि कॉपर कॉइन्स चलाए। क्या चलाए इसने, कॉपर के कॉइन्स चलाए। ठीक है, 1489 में उसकी मृत्यु हो गई, और इसके पुत्र कौन आ गया, इसका पुत्र अब सिकंदर लोदी, जो क्या बन गया, इसका वंशज बन गया, तो नेक्स्ट राजा बन गया सिकंदर लोदी आफ्टर बहलोल लोदी। ठीक है, 1489 से लेकर 1517 चलता है फिर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत अब कहां है, दिल्ली के अलावा और कहां पे फैल गया है, यूपी में पूरा, यानी जौनपुर वगैरह। इसने बंगाल पे कब्जा किया, नहीं कर पाया, है ना, और गुजरात वगैरह पे, मतलब और जगह पे इसने हाथ पैर मारे, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। नेक्स्ट की बात करते हैं। इसके बाद आ गया सिकंदर लोदी, 1489 से 1517। इसकी जो मदर थी वो एक हिंदू थी, जो उसकी मदर थी वो कौन थी, एक हिंदू थी। ठीक है, और उनका असली नाम निजाम खान है। इसका असली नाम क्या था, इसके असली नाम की बात कर रहा है, इसका असली नाम निजाम खान था, निजाम बेसिकली, नॉट जियाम। ठीक है, निजाम जो है इसका असली नाम है। अब ये लोग जब राजा बनते थे ना, तो होता क्या था कि अपना नाम डेफिनेटली चेंज करते थे। कोई भी राजा हो, जब ये ऑफिशियल राजा बनता तो एक ऑफिशियल नेम चूज करता था, बड़ा अच्छा सा। ठीक है, घर के नाम तो इनके नॉर्मल ही होते थे। उन्होंने राजधानी को दिल्ली में से नए शहर में स्थान, राजधानी को क्या कर दिया इसने, कैपिटल ट्रांसफर कर दिया गया इसने, कैपिटल को क्या कर दिया इसने, ट्रांसफर कर दिया कैपिटल को। ठीक है, क्योंकि उसे लगा कि राज्य पर उनका बेहतर नियंत्रण होगा। या बाद में इसने वो कैपिटल कौन कहलाई नई जो इसने चूज करी, आगरा। पहले दिल्ली थी, फिर उसने कर दिया क्या, ठीक है, सिकंदर लोदी चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या क्या हो रहा है, अच्छा, इसने थोड़ा सा एक्सपेंशन और किया। पहले तो दिल्ली और जौनपुर वाला इलाका था ना, इसने थोड़ा पंजाब की साइड भी कैप्चर किया, थोड़ा बिहार की साइड भी कैप्चर किया। तो अपने एरिया को इसने पंजाब से लेकर के बिहार तक पूरा का पूरा एरिया जो है थोड़ा सा एक्सपेंशन करने में कामयाब रहा ये। ठीक है, इसने लोक कल्याण यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है उसके विभिन्न उपायों से लोगों को जीतने की कोशिश की, मतलब लोगों को खुश करना। लोक कल्याण मतलब लोगों की भलाई, है ना। तो इसने चैरिटेबल काम किए, लोगों को जो लोगों को जो अच्छा लगे, लोगों का जो हित हो जिसमें, वो सारे काम इसने किए। किसानों के लिए इसने सड़कें बनाई ताकि उस पर सामान को आसानी से ले जाए, सिंचाई के लिए सुविधाएं प्रदान की, ये सारे काम इसने किए। ठीक है, अच्छा, मूल्य नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की। वो ये मूल्य नियंत्रण किसने लागू किया था, अलाउद्दीन ने लागू किया था ना भाई। मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्टार्ट किया था, स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी, और उसको मेंटेन रखना है। ठीक है,
लेकिन इसने साथ में ये भी कोशिश किया कि कीमतें जो है ना वो कम से कम रहे। देखो मूल्य नियंत्रण का होता क्या, जो प्राइस राजा ने डिसाइड कर दिया वही प्राइस रहेगा, लेकिन ये साथ में ये भी कोशिश करता है कि हर चीज का मिनिमम प्राइस रहे। राजा की मर्जी है, राजा इसको 5,000 में बेचना चालू कर सकता है, तो ये लेकिन प्राइस भी कंट्रोल रखता था और लोवेस्ट प्राइस, दोनों ही फीचर्स ये रखता था। आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इसका एरिया ये है, आगरा कैपिटल है। अब सिकंदर लोदी में नेक्स्ट है, इसने ना जमीन को मापने के लिए, जमीन को जैसे हम यहाँ पे मीटर में मापते हैं, ऐसे इसने जो एक मेजरमेंट स्केल दिया जिसको कहते हैं गजे सिकंदरी। क्या कहते हैं इसको? गजे सिकंदरी कहते हैं इसको, ठीक है ना। वह दूसरों धर्म के प्रति असहिष्णु था, मतलब कि न्यूट्रल था। उसने कई हिंदू मंदिरों को, अच्छा असहिष्णु मतलब रिजिड था एक तरह से, कई हिंदू मंदिरों को क्या कर दिया इसने, तोड़ दिया। कई हिंदुओं पर क्या इसने कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया हिंदुओं के ऊपर, और गैर मुसलमानों पर जजिया कर फिर से लगा दिया। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गैर मुसलमानों पे, गैर मुसलमान जो मुस्लिम नहीं है वो क्या देंगे, जजिया टैक्स देंगे, है ना। जो मुस्लिम है वो कौन सा टैक्स देंगे, दो प्रकार के टैक्स हमने पढ़ा था, जजिया एंड जकात, है ना भाई, जजिया एंड जकात। तो जजिया जो है वो किस पे देता था, हिंदूज देते थे, है ना। और जकात कौन देता था, मुस्लिम। जकात मुस्लिम अभी भी देते हैं। अगर कोई आपका मुस्लिम फ्रेंड है तो उससे पूछना, वो अपनी इनकम का, उसके फादर अगर वो कमाते होंगे तो अपनी इनकम का कुछ परसेंट देते हैं, हिंदूज नहीं देते। बट मस्जिद सरकार को क्यों देंगे, जिस धर्म के उसको देंगे ना भाई, ठीक है ना। मस्जिद को मोदी सरकार तो वैसे नहीं देंगे। कई रईसों की तुलना में, यही तो कारण है ना। अब हिंदू तो मंदिर में जाता है तो वो दान पेटी में भी कुछ नहीं डालता, उसका बस चलो तो निकाल और ले, ठीक है। यस देते हैं। तो फिर क्या नाम है, जजिया देने की देखो कई सारे कारण हैं। मान कर जो तुम्हारा नहीं, कंपलसरी तो देखो मैं बताता हूँ, कंपलसरी तो होता है, नहीं देने पे जो उनका मस्जिद का जो उनका जो भी होता है ना, क्या बोलते उसको, मौलवी, वो उनकी एक तरह से ना बेइज्जती करता है, एक तरह से इस सेंस में कह लो आप। दूसरी बात ये, मान कर तुम्हारा फ्रेंड बहुत ज्यादा गरीब है तो वो कहाँ से देगा जजिया, बात मतलब कि जिसके पास है वो देगा, ठीक है ना। जो टिपिकल, जो ये श्रद्धा की बात है, जो टिपिकल मुसलमान होगा वो डेफिनेटली देगा, जो टिपिकल मुसलमान होगा वो ब्याज का पैसा नहीं खाएगा, है ना। इस तरह की चीजें, हाँ जकात अभी भी होता है। बल्कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट जो पढ़ते थे वाइब लोग वगैरह से, वो एक्सेप्ट करते थे, वो कहते थे हाँ अभी भी देते हैं हम लोग। वो पैसा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में लगता है, मतलब गरीब होते हैं, मजलूम होते हैं, उनकी हेल्प के लिए लग गया। वह रईसों की तुलना में सुल्तान की श्रेष्ठ स्थिति में विश्वास रखता था। मतलब रईस, इससे पहले वाला जो सुल्तान था, वो रईस क्या चाहते थे कि सुल्तान उनके साथ नॉर्मल बिहेव करे, लेकिन ये चाहता था क्या, ये जो था सिकंदर लोदी, कि भैया सुल्तान ही क्या है, श्रेष्ठ मतलब बढ़िया है सुल्तान, उससे डाउन ही रहना पड़ेगा आपको। उसने दरबार में सुल्तान के प्रति औपचारिक सम्मान दिखाने के लिए रईसों और अमीरों को मजबूर किया। उन्होंने 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना की और गुलराखी नाम से फारसी छंद लिखे। मतलब कि ये बंदा जो था ना सिकंदर लोदी, इसका एक दूसरा नाम था क्या, गुलरखी भी नाम था। इस नाम से वो फारसी में कविताएं लिखता था, ठीक है। और इसने आगरा शहर की स्थापना भी किसने, सिकंदर लोदी ने की। आगे की बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कौन आ जाता है, इब्राहिम लोदी आ जाता है, ठीक है ना। इसने सिकंदर लोदी का स्थान लिया। इसने मेवाड़ के राजा संग्राम सिंह को ने हराया था, ठीक है। इन्हें मेवाड़ के राजा, देखो मेवाड़ का जो राजा था संग्राम, उन्होंने इसको हराया था और घटोली के युद्ध में हराया था। इब्राहिम लोदी ने दरबार में अपने रईसों का खुलकर अपमान किया और उन्हें अपमानित किया। इसके अपने चाचा अलाउद्दीन ने इसका विरोध किया था। कुछ खास नहीं है। अब एक लास्ट इसमें जो चीज है ना, वो पढ़ो आप लोग, वो सुनो। ये जो इब्राहिम लोदी है ना, पूरे सल्तनत काल में गए, पूरे सल्तनत काल में एकमात्र ऐसा राजा है, कौन,
ये तो आखिरी राजा ना, इसका काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसका तो कौन आ जाएंगे, मुगल। ये पूरे सल्तनत काल का ऐसा राजा है जो बैटल ग्राउंड में मारा गया। कहाँ मारा गया, बैटल ग्राउंड में, तो बैटल फील्ड में मारा गया। इससे पहले कोई भी राजा नहीं मरा। और इसको किसने मारा भाई, तो इसको मारा गया था पानीपत की पहली लड़ाई में, है ना। और किसने मारा इसको, बाबर ने मारा। इससे पहले इतने सारे राजा हुए, इतने सारे वंशों, कोई नहीं मरा, यही मरा। ठीक है ना। अच्छा, इब्राहिम लोदी के अहंकार में बहुत, अच्छा ये जो राजा था इब्राहिम लोदी, है ना भाई साहब, ये तो चाहता था ना कि अमीर राजा सर्वश्रेष्ठ रहे, ये रहे वो रहे। तो इसी के चाचा ने बाबर को आमंत्रित किया था। ठीक है ना, इसी के चाचा ने बाबर को, इसके चाचा का ना क्या नाम था, अलाउद्दीन नाम है वैसे तो यहाँ पे। ठीक है ना, बट इसी के चाचा ने बाबर को इनवाइट किया था। मतलब ये चाचा भतीजा यहाँ है, बाबर इधर है, चाचा ने कहा कि भाई मारो इसको। क्यों, क्योंकि चाचा खुद इससे दुखी था, या यूं कह लो जो भी जेलस की भावना रही होगी। ठीक है, तो उस कारण से बाबर ने आक्रमण किया। अच्छा, बाबर के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बाद से। बाबर का पहला आक्रमण कौन सा है, पहला आक्रमण ये नहीं है, पानीपत का पहला आक्रमण नहीं है। इससे पहले भी बाबर 4-5 आक्रमण ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन उसमें वो फेल रहा है। उसका पहला कामयाब आक्रमण कौन सा है, 1526 पानीपत की पहली लड़ाई। ठीक है, और क्या है आपका, अब फिलहाल देखो दिल्ली कौन, बाबर नहीं, चाचा ने बाबर को इनवाइट किया, बाबर से इसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि ये हिंदुस्तान है, चाचा इधर है, भतीजा इधर है, बाबर इधर है। चाचा ये कह रहा है कि भाई आप इसके ऊपर क्या करो, अटैक करो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये कहानी थी इसके अंदर। अब देखो, दिल्ली सल्तनत के पतन के तो बहुत सारे कारण थे, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो अननेसेसरी है। ये जो दिल्ली सल्तनत है गाइस, दिल्ली सल्तनत के अब खत्म हो जाने के बाद क्या होता है, अच्छा एक बार देख लेते हैं चलो। देखो, निरंकुश और सैन्य प्रकार की सरकार जिसमें लोगों का विश्वास नहीं था, मतलब ऐसी सरकार थी जिस पर कोई कंट्रोल नहीं था, इसलिए लोग जो है इस पे, मतलब ये दिल्ली सल्तनत का बेसिकली फेलियर के रीजन बता रहा है। पतन का मतलब क्या होता है गाइस, एक तरह से खत्म हो जाना। ठीक है ना, दिल्ली सुल्तानों की गंभीर विफलता है, मतलब जितने भी दिल्ली के सुल्तान थे वो सारे के सारे क्या थे, फेल हो जा रहे थे। विशेष रूप से कौन सा सुल्तान फेल हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक, जो बताया था लास्ट क्लास में, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा सबसे फेलियर सुल्तान था। ठीक है, इसके अलावा ज्यादातर जो सुल्तान मरते थे उसके बाद जो उनके बेटे थे वो आपस में उत्तराधिकार का युद्ध करते थे, मतलब कि हमें गद्दी पे बैठना, जैसे अभी मेवाड़ में चल रहा है ना, राजस्थान में अगर आपको पता होगा, उदयपुर के जो 2 राजा हैं वो आपस में अभी लड़ रहे हैं आपस में, है ना। तो उत्तराधिकार का युद्ध, क्योंकि इसका कोई निश्चित कानून नहीं था। रईसों का लालच और अक्षमता, मतलब जो रईस लोग जो सपोर्ट करते थे वो खुद भी क्या थे, लालची थे, और वो खुद भी योग्य नहीं थे इतने। ठीक है, जो आर्मी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंस थी, मतलब उनका धैर्य नहीं था, पेशेंस नहीं था। ठीक है, ये सारी चीजें थी। इसके अलावा और क्या था, विद्रोह होना बहुत ज्यादा बंगाल वाले इलाके में। ठीक है ना, और कैपिटल का ट्रांसफर, जो ये लोग बार बार कैपिटल साउथ लेके जा रहे थे उसकी वजह से भी फेलियर हो रहा था। इसके अलावा भाई फाइनेंशियल हालत इनकी बहुत ज्यादा खराब थी। वित्तीय का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल कंडीशन जो है इनकी बहुत ज्यादा खराब थी, खराब पॉलिसीज थी, है ना, ये सारी चीजें। ऑडिटिंग वगैरह होती नहीं थी चीजों की, कोई भी बेईमानी कर लेता था। फिरोज तुगलक के समय में गुलामों की संख्या बढ़ के 1,80,000 हो गई। 1 लाख मतलब गुलाम थे उसके महल में, 1,80,000 गुलाम थे महल में। सोचो उसका सैलरी कितनी देनी होती होगी, है ना। तो उसका वेट कहां पे पड़ता था, जो राजकोष होता था उसके पास का वेट पड़ता था, वो देना। तैमूर, अच्छा विदेशियों का आक्रमण हुआ, जैसे चंगेज खां, तैमूर वगैरह, इन्होंने लूट लूट के ये लोग ले गए। जब तैमूर खान ने भारत में आक्रमण किया तो ये सारी चीजें जो है ना, तैमूर खां कह रहा हूँ, ये कोहिनूर हीरा जो है अपने साथ लेके गया था वो। ठीक है ना, तो तैमूर के आक्रमण से अर्थव्यवस्था क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, प्रशासन और समाज में गहरी अशांति फैल गई, ये सारी चीजें इसमें हुई। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, नेक्स्ट हमें पढ़ना है मुगल एम्पायर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमें, मुगल एम्पायर के बारे में, मतलब मुगल काल के बारे में। ठीक है,
इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इतने रहने दीजिए। इस बैच में शायद कुछ बच्चे ऐड ऑन होंगे जीएसवी की क्लास में, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे।